हाँ बच्चों, अब जो है हम लोग आज गोलीय दर्पण से, उसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम सीखेंगे। प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी, जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में कई बिंदु होते हैं, कई दूरियां होती हैं। तो अवतल दर्पण में कई स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने की। उसमें वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा रहा है, इसके आधार पर प्रतिबिंब अलग अलग बिंदुओं पर बनते हैं। उत्तल दर्पण में जिधर वस्तु रखनी है उधर कोई बिंदु नहीं होता है, इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की एक ही स्थिति मुख्य रूप से होती है, एक ही स्थिति। तो हम लोगों को अवतल दर्पण में 6 स्थितियां मिलेंगी, उत्तल दर्पण में 1 स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग क्या अवतल दर्पण में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में इसे मान लिया जाए यह प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति, ठीक। ये दर्पण हुआ, इसके इधर पालिश है और अब इसमें मुख्य अक्ष खींच दिया जाए, ये P हो गया, यहां F हो गया, यहां C हो गया, ठीक। इसको समझ लो भाई। इसमें होगा क्या कि अनंत एक स्थिति मानी जाएगी जहां वस्तु रखी जाएगी अनंत पर। फिर इसके बाद वस्तु को नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच मानी जाएगी। फिर क्या होगा, और नजदीक लाएंगे तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख देंगे। फिर वक्रता केंद्र से अंदर लाएंगे लेकिन फोकस के बाहर, तो क्या होगा, वस्तु यहां वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाएगी। फिर और नजदीक लाएंगे तो जो बिंदु फोकस वाला है फोकस पर ही रखी जाएगी वस्तु। और फिर नजदीक लाएंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच स्थिति होगी वस्तु की। तो एक अनंत पर, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, 2 वक्रता केंद्र पर ही, ठीक वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो 3 वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिया जाए तो चौथी स्थिति, और फोकस पर रख दिया जाए तो 5वीं स्थिति, और फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो 6वीं स्थिति। ये 6 स्थितियां इसमें होती हैं। अब होगा क्या कि जहां भी रखते हैं वस्तु को तो उसमें जब अनंत पर वस्तु होती है तो अनंत इतनी दूर है कि हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है, केवल वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हमको प्राप्त होती हैं। तो प्रथम स्थिति में क्या, वस्तु अनंत पर, अनंत पर, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं, प्रकाश किरणों के चलने के लिए जो हमने बताया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर या समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर लौटती है, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण समांतर होकर लौटती है, दोनों एक दूसरे के विलोम नियम हैं। और वक्रता केंद्र की सीध में आने वाली प्रकाश किरण वापस अपने मार्ग से लौट जाती है। इन्हीं 3 किरणों को जो हम पहले पढ़े हैं इन्हीं के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। तो अनंत पर है तो क्या होगा, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ठीक।
यहां परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात ये फोकस होकर जाएंगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आई है ना, तो ये फोकस होकर लौटेंगी। एक किरण हो गई, एक किरण और ले लो, ये यहां से ये परावर्तित हुई, ये भी फोकस से होकर लौटेगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चूंकि वस्तु हमारी अनंत पर है, इसलिए जितनी प्रकाश किरणें आएंगी सब मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर अगर मानी जाएंगी तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से ही गुजरेंगी। चाहे 150 किरण ले आओ, सब इसी एफ से ही गुजरेंगी, यहां एफ पर इकट्ठा हो जाएंगी। तो क्या हुआ, यही प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा मामला है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। तो जब प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं परावर्तन के बाद, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रकाश किरणें काटती हुई मानी जाती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से, आभासी प्रतिबिंब मानने पर कि काट रही हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और पर्दे पर मिलते हैं। तो 3 गुण, वास्तविक, पर्दा और उल्टा। अगर वास्तविक कह दिया हमने तो उल्टा मान लिया जाएगा, पर्दे पर ये प्रतिबिंब मिलेंगे, बनेंगे, ये भी मान लिया जाएगा। तो तीनों पॉइंट में से एक अगर कहा जाएगा, 2 हम लोग मानेंगे। आभासी में क्या होगा, अगर आभासी प्रतिबिंब बना, प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, माना जाता है, सीध मिलाया जाता है कि ऐसे ये काट रही हैं माना जाए, तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और पर्दे पर नहीं मिलता है, पर्दे पर नहीं बनता है। ठीक, तो अब क्या हुआ यहां, पहले तो बिंदु देखो, नंबर 1 प्रतिबिंब बना फोकस पर, फोकस पर। ठीक, दूसरा क्या हुआ, प्रकाश किरणें जो आ रही हैं, ऊपर मान लो कुछ वस्तु है, नीचे उसका सिरा है, सब आने वाली यही फोकस पर काटेंगी, अर्थात उसके सिर से आने वाली प्रकाश किरण, उसके पैर से आने वाली प्रकाश किरण सब इसी एक के बिंदु पर काटेंगी। तो क्या हुआ, उसका सिर और उसका पैर इकट्ठे बना कि नहीं बना। तो सिर पैर इकट्ठे जब बन जाएगा तो बताओ बहुत छोटा प्रतिबिंब होगा कि नहीं होगा, देखने में पता भी नहीं चलेगा कि ये उल्टा बना कि सीधा बना, लेकिन वास्तव में काट रही हैं इसलिए उल्टा माना जाएगा। तो दूसरा पॉइंट इसमें मिला, बहुत छोटा, बहुत छोटा और बिंदु जैसा होगा। ठीक, इसके बाद तीसरा क्या, उल्टा। उल्टा वास्तविक भी लिख दो, वास्तविक। इसके बाद फोकस पर हुआ, बहुत छोटा, उल्टा, वास्तविक। चौथा, दर्पण से पहले, दर्पण से पहले। ये 4 पॉइंट मिले, यही 4 पॉइंट हर स्थिति में खोजे जाएंगे। फिर से एक बार समझ लो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं। क्योंकि इधर कई बिंदु हैं तो अलग अलग बिंदु के हिसाब से अगर वस्तु दूर नजदीक होगी तो उसके प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में बनेंगे। क्योंकि इधर कई बिंदु हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अनंत पर वस्तु रखी जाएगी, वहीं शुरू करते हैं। तो अनंत पर जब वस्तु होती है तो वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसमें प्रकाश किरणें केवल आएगी। क्योंकि अनंत बहुत दूर है इसलिए वहां से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, आपस में भी समांतर होती हैं, सब समांतर। मुख्य अक्ष किरणें 2 दिखाओ, 4 दिखाओ, 10 दिखाओ।
अब जब मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण तो हम पढ़ चुके हैं कि वो फोकस से होकर परावर्तन के बाद लौटेंगी। तो ये भी फोकस से होकर लौटी, ये भी फोकस से होकर लौटी, नीचे से लाओ ये भी फोकस से होकर लौटेगी, कहीं भी ये भी। और एक प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष पर भी आ रही है, माना जाएगा, माना क्या वास्तव में आती भी है, ये परावर्तित होकर अपने मार्ग से वापस लौटेगी। तो सब किरणें कहां काट रही हैं? फोकस बिंदु पर। इसका मतलब प्रतिबिंब उसका बना फोकस बिंदु पर। सिर पैर की सब किरणें एक ही बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए क्या हुआ? प्रतिबिंब बहुत छोटा बना, बहुत छोटा बिंदु मात्र। फिर क्या? वास्तव में काट रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बना, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, ये भी हुआ। पर्दे पर मिलेगा ये। अगली बात क्या है? दर्पण से पहले ही, दर्पण से पहले, पहले इधर बाद में इधर, पहले इधर बाद में इधर, ये बात ध्यान में रखना है। ये पहली स्थिति हो गई। अब द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति, ठीक। वस्तु कहां हो? वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, ठीक। इसको समझो। अब वस्तु कहां आएगी? अनंत से खिसक के कोई नजदीक आ जाएगी, लेकिन वक्रता केंद्र के बाहर ही रहेगी, इसीलिए कहा जाता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इसका चित्र लो भाई, बनाओ। अब इसमें रेखाएं खींची जाएं सब। यहां P हो गया, यहां F हो गया, यहां C हो गया। अब क्या होगा कि इधर अनंत है और यहां वक्रता केंद्र है, वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच है। तो अब वस्तु हम दिखाएंगे। ये जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु आ गई तो वस्तु अब दिखाई देने लगी। अब यहां से प्रकाश किरणें क्या समांतर ले चलो सब में। एक प्रकाश किरण ये समांतर आई, ठीक। परावर्तन हुआ तो ये तो फोकस से होकर लौटेगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से ले जाओ, गुंजाइश है वक्रता केंद्र से। इसको यहां बना देते हैं, C यहां कर दो, ये C ये बिंदु हो गया। अब वक्रता केंद्र वाली जो प्रकाश किरण आई है परावर्तन के पश्चात वापस लौटेगी, इसी मार्ग से वापस लौटेगी। तो क्या हुआ? दोनों किरणों का कटान यहां हुआ। कहां? C और F के बीच। अब देखो F पर पहला प्रतिबिंब बना था, वस्तु को नजदीक लाए तो प्रतिबिंब इधर F से कुछ खिसका, लेकिन C पर नहीं पहुंचेगा। F और C के बीच यही ये छोटा है अब भी, लेकिन बिंदु मात्र नहीं है, अब कुछ बड़ा हो गया, बिंदु से बड़ा। तो क्या हुआ? सिर से आने वाली यहां काट रही हैं, यहां सिर बना, जो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष वाली मानी जाती है, उसके द्वारा उसका पैर बना। तो प्रतिबिंब क्या बना? उल्टा हो गया। तो अब इसकी व्याख्या हम क्या C व F के बीच, C व F के बीच, अर्थात वक्रता केंद्र और F के बीच प्रतिबिंब बना। दूसरा क्या? छोटा, बहुत छोटा नहीं कहेंगे, छोटा। फिर क्या? तीसरा, अब भी वास्तविक
वास्तव में काट रही है ना, प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक। और दर्पण से पहले, दर्पण से पहले ये एक चीज ये ध्यान रखो, जैसे जैसे वस्तु हम दर्पण के नजदीक लाएंगे प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाएगा इसी तरफ, ये ध्यान रखा करो। तो अब ये दो स्थितियां हो गई। अब कहां वस्तु को खिसका के रखेंगे, अब वक्रता केंद्र पर ही, देखो अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब और खिसकाएंगे तो वक्रता केंद्र ठीक बिंदु पर रखेंगे। तो तृतीय स्थिति, तृतीय स्थिति क्या होगा, तृतीय स्थिति वस्तु C पर, वस्तु वक्रता केंद्र पर। देखो ये तीसरी स्थिति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर समझ लोगे तो न्यूमेरिकल की तुम्हारी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। इसमें देखो हम दर्पण बना रहे हैं, ये दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष खींच दिया जाए, P हो गया, यहां F मान लो, यहां C मान लो, ठीक। तो अब वस्तु कहां रहेगी, C पर है, वक्रता केंद्र पर। तो C पर वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी ही, ठीक। अब इससे प्रकाश किरण ले चलो, तो समांतर ले चलो, एक सब में एक प्रकाश किरण समांतर रहती है, ये परावर्तन होगा तो ये फोकस से होकर लौटेगी, ठीक। दूसरी कहां से जाएगी, दूसरी फोकस से लेकर आओ, ये फोकस से। अब ये लौटेगी तो कहां, मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो बनाने में फ्री हैंड हम चित्र बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यह सीधा अंतर पड़ रहा है। इसको फिर से देख लो, ये हम मान लेते हैं कि प्रकाश किरण इस तरीके से, थोड़ा इसको देखने में टेढ़ी कर लिया जाए, और ये नहीं बन रहा भाई, फिर से देखो, ये दर्पण हो रहा है, और अब F और C वस्तु यहां अब दिखाई देती है, रखी गई है। एक प्रकाश किरण लेके चलो समांतर, समांतर सब में एक प्रकाश किरण, ये फोकस से होकर लौटेगी। चलो फोकस हम यहां कर देते हैं, यहां, और एक फोकस से लेकर आओ, और ये क्या होगी, समांतर होकर लौटेगी। ये ठीक, सी। तो यहां कटान हुआ, यहां चित्र बनाने में फ्री हैंड बनाओगे तो समस्या खड़ी होती है। फिर से समझ लो,
सी पर वस्तु रखी गई, एक प्रकाश किरण समांतर ले जाओ, सब में एक समांतर ले जाओ, फोकस से होकर गुजारे, एक फोकस से लाए तो समांतर होकर गुजरी, दोनों यहां काट रही हैं सी पर ही ठीक नीचे, सी पर ही ठीक नीचे। तो क्या हुआ, जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब बना, जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण से उतने दूरी पर प्रतिबिंब भी बना। सी वाली स्थिति बहुत विशेष स्थिति है। वस्तु का आकार जो होगा वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर ही रहेगा। तो दो बातें यहां मिल गई, एक तो जहां वस्तु है सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, और दूसरी बात वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर रहेगा। ठीक, ये स्थिति बहुत ध्यान से भाई जान लो। अब नंबर 1 क्या लिखेंगे, यहां वस्तु सी पर है तो सी पर प्रतिबिंब भी बना, ठीक उसी बिंदु पर ऊपर नीचे लटक के, उसी के नीचे लटका हुआ है, ध्यान दो इधर उधर नहीं है। दूसरा, वस्तु के बराबर, वस्तु के समान आकार। ठीक, तीसरा क्या, वास्तविक, वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक। चौथा क्या, दर्पण से पहले, दर्पण से पहले। ठीक, अब क्या हुआ, कोई अंतर इधर से नहीं पड़ रहा इस स्थिति में, केवल क्या, वस्तु का आकार बराबर हो गया। अब हम तीनों स्थितियों में देख रहे हैं कि वस्तु जैसे जैसे दर्पण के नजदीक आ रही है वैसे वैसे वस्तु का आकार बड़ा होता जा रहा है। दूसरी बात, जैसे जैसे नजदीक आ रही है प्रतिबिंब फोकस पर पहला बना था, देखो अब फोकस के बाईं ओर ही खिसक रहा है, अर्थात दर्पण से दूर ही जा रहा है, ये भी एक लक्षण मिला। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वस्तु ला करके सी पर रखी गई वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब ठीक उसी के नीचे लटक के बन रहा है। इसका मतलब अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा। अब क्या होगा, अगली स्थिति में वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे और नजदीक गई वस्तु दर्पण के, प्रतिबिंब और दूर भगा, कहां गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अब यही 3 स्थिति हम आज पढ़ेंगे। तो सी पर अगर वस्तु है तो सी पर ही प्रतिबिंब, उसका आकार भी बराबर। अगर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो 3 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब भी बनेगा, और बाकी स्थितियां एक तरह की हैं। तो इस स्थिति भाई समझ लो न्यूमेरिकल में बहुत ही बढ़िया काम देता है। इसके इधर वस्तु है कि इधर वस्तु है, न्यूमेरिकल में हम संभावित उत्तर पहले ही पता कर लेते हैं कि क्या आना चाहिए, किससे कम किससे ज्यादा। तो ये 3 स्थितियां हैं, और अभी क्या, सी और एफ के बीच रखेंगे, फिर एफ पर रखेंगे, फिर एफ और पी के बीच रखेंगे। 3 स्थितियां अब अगले वीडियो में होंगी।